Yeah, everybody. I am C. Rachendra Mundada, faculty for C Intermediate Group 2 EIS NSM. Friends, आज हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा दिन है बिकॉज वी हैव विथ अस द लेजेंड हिमसेल्फ, इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर CA फाइनल FR NSFM, सी विनोद कुमार अग्रवाल सर हिमसेल्फ। सर हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है आपको ये बताने के लिए कि FR में आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, डे बिफोर द एग्ज़ाम आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, NSFM के रिलेटेड एज वेल। सर आज आपको ये भी बताएंगे कि जो ग्रुप 2 में जो आपके इलेक्टिव है पेपर, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस। तो सर हमारे व्यूअर जो है वो जानना चाहते हैं कि फाइनल का जो FR पेपर है उसमें बहुत सारी जो है अमेंडमेंट होती है, तो नॉर्मली उन्होंने बैच के लिए ज्वाइन कब करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पे। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई में पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए रहेंगे, जो पूरे जोश व खरोश में आप तैयारी कर रहे होंगे। इनका जो सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है आज के संदर्भ में। जो CA फाइनल का जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट जहाँ से आपकी ओपनिंग बैटिंग स्टार्ट होती है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी स्टूडेंट टेंशन के माहौल से गुजर रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई सिलेबस स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, कौन सी बुक से पढ़ें, इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ें कि किसी क्लास की बुक से पढ़ें या मार्केट में किसी बुक से पढ़ें। इंस्टीट्यूट की बहुत सारी मॉड्यूल्स हैं, इतनी सारी मॉड्यूल है कि बच्चा उसको देखकर ही घबरा रहा है कि कैसे पढ़ाई करें। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टीचर हूँ, और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि कितना पढ़ाया जाए। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है कि आप बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज लेकर आप एग्ज़ाम में आएँ। और जो अब तक एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को देखकर भी ऐसा लगता है कि बहुत ही इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके काम चलेगा नहीं। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, ये सुझाव है कि FR की पढ़ाई तो आप जैसे ही आपका इंटर का रिज़ल्ट निकल जाए, फाइनल में आप पहुंच जाएं, 1-2 महीना जितनी मस्ती करनी है कर ली और उसके बाद आप लग जाएं, क्योंकि इसमें समय आपको बहुत लगने वाला है। पूरे इंडेस आपको पढ़ने हैं। अभी जो भी इंडेस है 1 से लेकर 115 तक, ऑफ कोर्स 115 स्टैंडर्ड नहीं है, बीच में 42 से लेकर 100 तक कोई नहीं स्टैंडर्ड नहीं है, बट फिर भी काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, उसको आपको पढ़ना है। उसके अलावा 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं आज के संदर्भ में, जैसे ई-कॉमर्स अकाउंटिंग है वगैरह वगैरह। तो आपको कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। एक तो आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाई है इस बार उन्होंने, हालांकि कहीं कहीं कुछ कुछ आंसर अभी भी डाउटफुल है, तो कोई बात नहीं, बट फिर भी उनका कंपाइलेशन इस बार काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड कोर्स। तो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रिलाई कीजिए, आप जो भी आपका दूसरा सोर्सेज है उसको आप अच्छे से पढ़िए। मेरा सुझाव है कि आप बहुत सारी बुक्स या बहुत सारी क्लासेस के पीछे ना भागें। एक बेस्ट क्लास जो आपको लगे उसको आप सेलेक्ट कीजिए, उसी मटेरियल को 2 बार 3 बार 4 बार आप रिवाइज़ कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। एक कॉन्सेप्ट पे कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS 110 पे आप ध्यान दीजिए। इंस्टीट्यूट की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हो सके तो और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कीजिए। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे आप ज़्यादा एम्फेसिस कीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इंड AS 12 इनकम टैक्सेस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट ने कई बार ये सवाल पूछा है कि सर ये 3 घंटे पेपर हमसे ख़त्म नहीं हो पाता है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती, आप सिर्फ ऊपर ऊपर देख कर जाते हैं। आप क्या करना, आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना नोटबुक में और देखना कितना समय लगता है।
जब आपकी एग्ज़ाम के 1-2 महीना बचे हों तो आप कुछ टेस्ट भी मॉक टेस्ट देकर देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको एक टाइम का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना समय आपको लगता है। तो मेरा वापस मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपका रिज़ल्ट निकल जाए इंटरमीडिएट का, उसके कुछ महीने बाद से आप FR की पढ़ाई चालू कर दीजिए। इसमें आपको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को आप अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ कर जाएंगे। थैंक यू सर फॉर दैट। सर अब हम लोग आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, दैट इज़ SFM एंड द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट ऑफ CA फाइनल। सर बच्चों के मन में ऐसा डर है कि SFM कंप्लीट होगा नहीं, हमको लॉजिक डेवलप होगा नहीं, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है इसको हम कवर कैसे करें, पेपर भी उनका कंप्लीट नहीं होता है। तो सर इसके रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? थैंक यू रचिंदर। SFM मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, जब मैं स्टूडेंट था तब भी और जब मैं अभी फैकल्टी हूँ तब भी। ऑफ कोर्स FR भी मेरा इक्वली फेवरेट सब्जेक्ट है। SFM में बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगती है और आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि सर मेरा मैथ्स कमज़ोर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर हमने मैथ्स को किसी भी तरह ऑप्शन पे छोड़कर भी मैं यहाँ फाइनल तक पहुँच गया हूँ। चलो भाई, जो पाप किया तुमने पहले माफ़ कर दिया उसके लिए, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो FM में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए। हर कॉन्सेप्ट को आप समझिए, दिमाग में उसको बैठाने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर डाउट हो दोबारा आप उसको पढ़िए, आपके टीचर की मदद लीजिए, आपके कोई सीनियर्स उसकी मदद लीजिए, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की मदद लीजिए। जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो आप स्टडी मटेरियल को और जो भी आपकी क्लास है उसके नोट्स को आप बहुत अच्छे से थॉरोली 3 से 4 बार आप रिवाइज़ कीजिए। मैंने SFM में देखा है कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पिछले 15-20 सालों के एग्ज़ाम क्वेश्चंस का काफ़ी हद तक रिपीटेशन है। पूरा नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक रिपीटेशन है। कई बार तो 70-80 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं आपके पुराने एग्ज़ाम्स में से ही आते हैं। एक अच्छी बात यह कि SFM का जो सिलेबस है न्यू कोर्स में, वो पुराने कोर्स से ही मिलता जुलता है। बहुत सारे टॉपिक कंटिन्यू हुए हैं। कुछ इनाम मैं आपको बता दूं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, ये सारे टॉपिक्स पहले भी थे, अभी भी हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप इन सब टॉपिक्स पे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो पुराने जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए, RTPs के क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस कीजिए, और कई बार आप करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर डाउट हो आप हमेशा अपने टीचर्स को कांटेक्ट करके डाउट सॉल्व कर लीजिए। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक फार्मूला की बुक भी बना लीजिए, क्योंकि SFM में फार्मूले बहुत हैं। आप चाहे ना चाहे आपको फार्मूले याद रखने ही होंगे। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही मान लीजिए कम से कम 70-80 फार्मूले हैं। उसी तरह डेरिवेटिव हो गया या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गए, सैकड़ों फार्मूले हैं जो आपको समझ के याद रखने की ज़रूरत है। तो फार्मूला बुक बना लीजिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है, एक रचिंदर ने पूछा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है। तो अभी जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी क्लास में 60 क्वेश्चन करवाए गए हैं तो आपको एक दिन पहले सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही देखना है। और फार्मूला बुक जैसा कि मैंने कहा उसको बना लीजिए। थियरी टॉपिक्स के लिए आप इम्पॉर्टेंट नोट्स आप बना लीजिए, अपने से नोट्स बना लीजिए या फिर आप बुक्स में अंडरलाइन करके रख लीजिए। और हो सके तो लास्ट दिन एक बहुत ही क्विक रिवीजन कर लीजिए अपने पूरे सिलेबस का। सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक देख लिया अच्छे से तो भी काफ़ी है। रात को काफ़ी अच्छी नींद लेकर जाएं, क्योंकि आपको अगले दिन सारे फॉर्मूले अगर समय पर याद आ गए तो आपको बहुत अच्छा होगा। सारे कॉन्सेप्ट याद आ गए तो आपको बहुत अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखिए, सबकी वर्किंग नोट बनाइए, और जहाँ क्वेश्चन में डिसीजन मेकिंग हो वहाँ पर अपना कंक्लूजन लिख कर आएँ। तो ये मेरा सजेशन है SFM के लिए। सर लास्ट सवाल, सर जो CA फाइनल ग्रुप 2 में पेपर 6 है जो कि इलेक्टिव पेपर है, तो उसमें से स्टूडेंट्स ने क्या सिलेक्ट करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत ही उम्दा सवाल।
क्योंकि दिन भर में कई कॉल मुझे आते हैं, कोई स्टूडेंट मिलने आते हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर कौन सा इलेक्टिव पेपर मैं चूज़ करूँ। 6 हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लें, रिस्क मैनेजमेंट लें, इंटरनेशनल टैक्सेशन लें, लॉ लें, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी लें, क्या सिलेक्ट करें। फर्स्ट थिंग कि मैं जो बोलता हूँ कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा है। मैंने देखा काफ़ी बच्चे टैक्स पसंद करते हैं, तो जो बच्चे टैक्स पसंद करते हैं उनके लिए स्वाभाविक है कि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन चूज़ करें। कुछ बच्चों को फाइनेंस बहुत पसंद है, क्योंकि एसएफएम अगर उनका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वैसे बच्चों के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट ले लीजिए या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट ले लीजिए। और कुछ बच्चों का अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वैसे बच्चों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 जो है वो है आपकी लाइकिंग आपको आइडेंटिफाई करनी है। लाइकिंग अगर रही तो आपको सब्जेक्ट्स ईजी हो जाता है, पढ़ने में मन भी लगता है। मान लो आप बोल सकते हैं सर हमें पता ही नहीं कि हमारी लाइकिंग क्या है, डिसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी एक्चुअली सही है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा कौन सा एरिया स्ट्रांग है या वीक है, या क्या मेरी लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है। उस केस में फिर आपको देखना है कि आप किस सब्जेक्ट को ईजिली पढ़ के पास हो सकते हैं, किसकी आपको गाइडेंस ज़्यादा अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए। तो अभी मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज़ किया है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी रिलेटिवली ईजी है कंपेयर टू द अदर इलेक्टिव पेपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड GFRS वो आप लेते हैं तो आपको इजी जाएगा। क्यों इजी जाएगा? क्योंकि आपके ग्रुप 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंड एस आपने कवर कर लिया, वही के वही इंड एस अब IFRS बन जाएंगे। कुछ कार्व इन कार्व आउट्स है, उतना आप डिफरेंस रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि करीब 70% ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ रहता है, और वो भी डिटेल में, क्योंकि ग्रुप 1 में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ाई की हुई है ऑलरेडी। अगर आपका SFM अच्छा है, आपको फाइनेंस अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर या तो आप रिस्क मैनेजमेंट ले सकते हैं या फिर वो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट ले सकते हैं। और मैंने देखा काफ़ी बच्चे टैक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो वैसे बच्चे अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लो। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में इंटरनेशनल टैक्सेशन का रोल इंडिया में काफ़ी बढ़ने वाला है, और आप उसमें खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, और एक अपने आप में वो काफ़ी बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जिनको लॉ में इंटरेस्ट हो उनके लिए इकोनॉमिक लॉ वाला सब्जेक्ट है, और जो बहुत ही एडवेंचरस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी ले सकते हैं, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि आपको गाइडेंस जो है वो 2-3 सब्जेक्ट में अच्छे टीचर्स के अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, ये अपना फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, और इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे सब्जेक्ट लें जिसकी गाइडेंस अवेलेबल है, और उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, जिसमें पास होने की आपको आपके हिसाब से पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है, आप उस सब्जेक्ट को लीजिए। तो ये मेरा सजेशन है फॉर इलेक्टिव पेपर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आके हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको गाइडेंस कैसा लगा। एंड सर वंस अगेन थैंक यू फॉर द गाइडेंस एज वेल। कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।